अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब कभी किसी नॉवल या प्ले में ड्यूक, अर्ल या काउंट जैसे वर्ड्स आते होंगे ना तो उनको समझने में आपको मुश्किल होती होगी, क्योंकि एक तो पहले ही हमें शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं समझ आ रही होती और ऊपर से जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो उनको समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से हमने जो इंग्लिश में किसी बादशाह या उसकी फैमिली के लिए वर्ड सुने हैं ना वो ज्यादातर किंग और क्वीन या फिर प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। तो अब इन वर्ड्स का क्या करें? तो आज की इस वीडियो में ना हम इन्हीं वर्ड्स की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अगली बार जब हम शेक्सपियर के किसी प्ले में या फिर क्रिस्टोफर मार्लो के किसी वर्क में ड्यूक और इस तरह के वर्ड्स पढ़े ना तो हमें उनकी हिस्ट्री और उनकी डेफिनेशन का आइडिया हो। वैसे सेम इसी तरह की हायरार्की के टॉपिक से रिलेटेड ना मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ना कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट के रैंक को समझाया है, क्योंकि लिटरेचर में आपको प्रीस्ट, पॉप, डीकन और आर्क बिशप जैसे वर्ड जो है ना वो सुनने को मिलते हैं, तो इसलिए ना वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोबिलिटी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि या तो आप किसी शाही खानदान से आते हैं या फिर गवर्नमेंट में आपका रैंक काफी हाई है या फिर वैसे ही आपका कोई रैंक है। याद रहे कि हम यहाँ पर ना ब्रिटिश नोबिलिटी की बात कर रहे हैं जो कि ज्यादातर इंग्लिश लिटरेचर में कंसिडर की जाती है। यही चीज दूसरे कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और रशिया जैसे मुल्कों में भी होती है, लेकिन वहां पर ना नेम्स जो होती हैं उनका डिफरेंस होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोबिलिटी ज्यादातर खानदानी होती है, यानी या तो किसी बादशाह की तरफ से मिलती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से। कॉमन लोग जो होते हैं ना वो नोबल क्लास से अलग होते हैं, लेकिन वो भी नोबल बन सकते हैं। कैसे? या तो किसी नोबल क्लास के मेंबर से शादी करके या फिर पावर में आकर या बहुत सारा पैसा कमाकर या फिर आम तरीका यानी किसी नोबल की सिफारिश से यानी रॉयल फेवर से। 1066 में ना नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद विलियम द कंक्वेरर ने ना वहां के लैंड को ना मेनर्स में डिवाइड कर दिया, जो कि उसने बाद में अपने नॉर्मन बेरन्स यानी नवाब में डिवाइड कर दिया था। अब आगे जाने से पहले ना मैं आपको रैंक्स के बारे में बता देता हूं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश नोबिलिटी में ना आज के टाइम में 5 रैंक्स हैं, जो कि ये हैं ड्यूक और डचेस, मार्क्विस एंड मैशियनस, अर्ल और काउंटेस, वाइकाउंट और वाइकाउंटेस, बैरन और बैरनेस। लेकिन ये तो जनरली ब्रिटिश नोबिलिटी के अकॉर्डिंग रैंक्स हैं, लेकिन एंड में ना हम इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो रैंक्स है ना उनको भी डिस्कस करेंगे, जो कि इन 5 रैंक से ज्यादा हैं। तो हम बात कर रहे थे कि विलियम द कंक्वेरर जिसने लैंड को डिवाइड करने के बाद अपने बैरन्स यानी नवाबों में डिवाइड कर दिया था, तो फिर टाइम टू टाइम ना विलियम ने उन बैरन्स को अपनी रॉयल काउंसिल्स में बुलाना शुरू किया और उनसे मशवरे लेता था। आहिस्ता आहिस्ता जो बैरन्स इस तरह बादशाह के पास आते थे ना तो उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नाम दिया गया, जो कि आज के टाइम तक भी यही नाम है। 14th सेंचुरी के आते आते ना पार्लियामेंट में 2 तरह के हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक थे हाउसेज ऑफ कॉमन्स जो कि टाउन के कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें फर्दर 2 तरह के लॉर्ड्स हैं, यानी लॉर्ड्स स्पिरिचुअल यानी बिशप और आर्क बिशप वगैरह, और दूसरे हैं लॉर्ड्स टेम्पोरल यानी नोबलमैन। अब एक नवाब जो होता था ना उसकी जमीन और उसका टाइटल जो होता था ना वो उसके बड़े बेटे को दिया जाता था, और जिस सिस्टम को फॉलो करके दिया जाता था उसको कहते थे प्रीमोजेनिचर। कई बार क्या होता है कि एक आदमी के पास ना एक से ज्यादा टाइटल्स भी होते हैं, तो ऐसे में कौन सा टाइटल उस आदमी के बड़े बेटे को दिया जाता है? तो उसका जवाब है कि उस आदमी के ना अपने टाइटल से नीचे वाला जो टाइटल होता है ना वो उसके बेटे को दिया जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के पास ड्यूक और अर्ल दोनों का टाइटल है, तो ऐसे में उस आदमी के बेटे को अर्ल का टाइटल मिलेगा, क्योंकि अर्ल का टाइटल ड्यूक से छोटा होता है। अगर रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल ली जाए तो प्रिंस विलियम जो है ना, जो कि प्रिंस होने के साथ साथ ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज भी है, वो इसकी एग्जांपल बनती है। अब हम जानते हैं कि प्रिंस का जो टाइटल होता है ना वो हमेशा उसके नाम के साथ लगता है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता लेकिन फिर भी वो प्रिंस या प्रिंसेस के रैंक तक आ जाता है ना, तो वो अपने नाम के बाद प्रिंस लगाएगा, ना के नाम से पहले। जैसे कि प्रिंसेस डियाना की बजाय डियाना प्रिंसेस लिखा जाएगा। अब हम एक एक करके उन रैंक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ड्यूक। ड्यूक का जो वर्ड है ना वो लैटिन के वर्ड डक से निकला है, जिसका मतलब होता है लीडर। ड्यूक का वर्ड मेल के लिए यूज किया जाता है, जबकि फीमेल के लिए डचेस का वर्ड यूज किया जाता है। डचेस जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं या फिर ड्यूक की बीवी भी होती है, और वो वाला इलाका जिसको एक ड्यूक या डचेस कंट्रोल करते हैं ना उसको ड्यूकडम या फिर डची कहते हैं। अगर आप किसी ड्यूक या डचेस को एड्रेस करना चाहते हैं तो आप उसे योर ग्रेस कहेंगे, लेकिन कई बार प्रिंस या प्रिंसेस को भी ड्यूक और डचेस का टाइटल मिल जाता है, तो ऐसे में ना फिर आप उनको योर रॉयल हाइनेस कहेंगे। और जो ड्यूक के आगे बच्चे होंगे ना उनके नाम के साथ लॉर्ड या
फिर लेडी का वर्ड लगेगा। जरूरी नहीं कि ड्यूक जो होता है वो किंग से नीचे ही होता है, वो किंग भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ना मोनार्की जो होती है वो विरासत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन कई बार ये हेरिडिटरी नहीं होती, और उन केसेस में ना एक ड्यूक जो होता है वो किंग बन सकता है। जैसे कि विलियम द कन्क्वेरर जो था ना, वो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी भी था। उसके बाद हमारे पास है मार्क्वेस। अब ये जो मार्क्वेस का वर्ड है ना, ये फ्रेंच के वर्ड मार्क्वेस से निकला है, जिसका मतलब होता है मार्च यानी बॉर्डर। ये वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान जो बॉर्डर है ना, उसकी तरफ एक रेफरेंस है। और इंग्लिश लिटरेचर में या फिर वैसे ही ना आपको ये जो वर्ड है मार्क्वेस या ये टाइटल बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइटल के जो लोग हैं ना वो बहुत कम है। मार्क्वेस की जो वाइफ होती है ना, उसको कहते हैं मार्शियानस, और इन दोनों के नाम के साथ भी लॉर्ड या फिर लेडी लगता है, और इनके बच्चों के टाइटल भी ड्यूक के बच्चों की तरह सेम होते हैं। एक मार्क्वेस ना रैंक में ड्यूक से नीचे होता है, और उसका काम कंट्री को बॉर्डर्स पर दुश्मनों से डिफेंड करना होता है। उसके बाद हमारे पास है अर्ल। ये वर्ड ना एंग्लो सैक्सन से यानी ओल्ड इंग्लिश के वर्ड अर्ल से निकला है, जिसका मतलब होता है मिलिट्री लीडर। ये ना एक रॉयल गवर्नर होता है, जिसका काम कुछ खास इलाकों से टैक्स इकट्ठा करना होता है। जंग के टाइम किंग की आर्मी को लीड करने का काम भी इन्हीं का होता है। इनको भी लॉर्ड कहकर एड्रेस किया जाता है। एक अर्ल के बेटों को ना ऑनरेबल और बेटियों को लेडी का टाइटल दिया जाता है। अर्ल का जो वर्ड है ना वो ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, और इसी तरह से अर्ल की फेमीन फॉर्म नहीं होती। यानी जैसे कि हमने मार्क्वेस की फेमीन फॉर्म मार्शियानस देखी और ड्यूक की फेमीन फॉर्म जो थी वो डचेस देखी, तो ब्रिटिशर्स के लिए जो अर्ल का वर्ड है ना, इसकी कोई भी फेमीन फॉर्म नहीं है। जबकि यूरोप में ना अर्ल को काउंट कहते हैं, और वहां पर जो उसकी वाइफ होती है या फिर काउंट के जो इक्वल फीमेल वर्ड होता है ना, वो होता है काउंटस। शेक्सपियर की लाइफ में उसके एक पेट्रन का नाम भी था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। मतलब शेक्सपियर ने अपनी जो 2 लॉन्ग पॉइम्स थी ना, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीस, ये दोनों जो पॉइम्स थी ये इसी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो रैंक है वो है वाइकाउंट। जी हाँ, ये विस्काउंट नहीं है, वाइकाउंट है, इसको वाइकाउंट पढ़ते हैं। अगर इस वर्ड को एटमोलॉजिकली देखें ना, तो इसका मतलब होता है वाइस काउंट यानी इंफीरियर काउंट, यानी काउंट से नीचे वाला रैंक, और ये लैटिन के वर्ड से निकला है। वाइकाउंट की वाइफ को कहते हैं वाइकाउंटेस, और इन्हें भी लॉर्ड और लेडी के नाम से एड्रेस किया जाता है। इसका काम भी लोगों से टैक्स वसूल करना और जस्टिस को मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद जो हमारे पास एंड में रैंक है वो है बैरन। ये नोबिलिटी में सबसे एंड वाला रैंक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट में जब विलियम द कन्क्वेरर का नाम लिया तो उस टाइम 1066 की डेट थी, यानी इतना पुराना टाइम। तो ये बैरन का जो रैंक है, ये रैंक तो एंड वाला है, लेकिन इसकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी है। तो यहाँ पे आपने इस रैंक की जो अरेंजमेंट है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। यानी ये मतलब नहीं है कि जो एंड वाला रैंक है वो नया नया वर्ड होगा। यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि ड्यूक का वर्ड जो है वो सबसे पुराना है, और उसके बाद मार्क्वेस जो है वो उससे पुराना है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अर्ल का जो वर्ड है और जो बैरन का वर्ड है, ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा पुराने हैं, और मार्क्वेस और ड्यूक जैसे जो वर्ड है ये बाद में आए थे। चाहे इनका रैंक नीचे है ड्यूक से, लेकिन ये पहले आए थे उनसे। अच्छा, तो ये बैरन का वर्ड ना ओल्ड जर्मन लैंग्वेज के वर्ड बैरो से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री मैन। इसको भी एड्रेस करने के लिए लॉर्ड का वर्ड यूज किया जाता है, और बैरन का वर्ड बहुत कम यूज किया जाता है। बैरन की वाइफ को ना बैरनेस कहते हैं, और इनके बच्चों को ऑनरेबल का टाइटल दिया जाता है। अब यहाँ तक तो मैंने आपको ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो रैंक्स थे ना वो बता दिए। उनके अलावा ना एक और रैंक होता है जो कि बैरनेट है। ये इन 5 रैंक से अलग है। ये टाइटल ना 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 1611 में ना किंग जेम्स वन ने आयरलैंड में फंड रेज करने के लिए इस टाइटल को यूज किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि जेम्स ने ना ये बैरनेट का जो टाइटल था ना, जो कि बैरन से नीचे होता है, इसको ना 1000 पाउंड्स में बेच दिया था। जब दूसरे मोनार्क्स ने देखा कि ये तो फंड इकट्ठा करने का अच्छा तरीका है, तो उन्होंने भी ना अपने टाइटल्स बेचना शुरू कर दिए। इस तरह से ये वो पहला टाइटल बन गया जो कि किसी भी नवाब को विरासत में नहीं मिलता। अब यहाँ पर ना लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसमें गवर्नमेंट आम लोगों को ये टाइटल देती है, जिससे वो आम लोग हाउस ऑफ कार्ड्स में बैठ जाते हैं और वोट दे पाते हैं। आज के टाइम में ना 790 मेंबर्स में से ना सिर्फ 90 ही ऐसे हैं जिनको ये टाइटल विरासत में मिला है। बाकी जो 700 है ना वो लाइफ पीयर्स हैं, जिनको ये टाइटल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। वो आदमी जो कि ना तो मोनार्क होता है और ना ही पीयर होता है, वो एक कॉमनर होता है। अब यहाँ पर ये जितने भी हमने टाइटल डिस्कस किए हैं ना, इनको और इनके अलावा जो दूसरे टाइटल्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं, उन टाइटल्स को ना हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ड्यूक और डचेस। अगर आपने 12th नाइट प्ले पढ़ा है तो उसके अंदर आपको याद होगा कि ड्यूक ओर्सिनो था, जो कि ड्यूक ओर्सिनो ऑफ इलीरिया था। तो ये था एक ड्यूक। और उसके अलावा अगर आपने ड्यूक और डचेस दोनों का कैरेक्टर देखना हो, तो अगर आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा है तो उसके अंदर एक्ट 3 के अंदर जब फॉस्टस जो है वो मेफिस्टोफेलिस के साथ घूमने जाता है, तो वहां पर वो जर्मनी के ड्यूक और डचेस से मिलता है। और उसके अलावा अगर आप शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है प्रोस्पेरो,
जो कि मिलान का ड्यूक होता है और मिरेंडा का फादर होता है, वो भी ड्यूक की एग्जांपल है। तो ये थी ड्यूक और डचेस की एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास है मार्क्विस एंड मार्शियनस। अगर आपने चार्ल्स डिकिंसन का नॉवल जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा है तो उसके अंदर हमारे पास एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स डाने। ये एक फ्रेंचमैन होता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर होता है, उसका टाइटल होता है मार्क्विस। उसके बाद हमारे पास फिर से इसी नॉवल के अंदर एक और कैरेक्टर है मार्क्विस सेंट एवरमेंडे। ये ना चार्ल्स डाने का अंकल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेरहम और खुदगर्ज किस्म का मतलब एक कैरेक्टर होता है नॉवल के अंदर। उसके बाद एक मूवी है जॉन विक जिसका चैप्टर 4 है, जो कि अभी अभी 2023 में रिलीज हुई थी। तो उसके अंदर जो मेन विलन होता है ना, जो कि हाई टेबल का एक मेंबर होता है और जो कि जॉन विक को मारने भी आया होता है, तो उसका भी यही टाइटल होता है, मार्क्विस। उसके बाद हमारे पास है काउंट एंड काउंटेस। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हमें मिलती है वार एंड पीस में, जो कि एक रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय का वर्क है, जिसमें उसने नेपोलियन वार्स के इर्द गिर्द फिलोसफी और हिस्ट्री को डिस्कस किया है। इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है पेरेबेज़्युखफ। ये जो कैरेक्टर होता है ये सेंट्रल कैरेक्टर होता है, और इसके अलावा 3 और कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काउंट और काउंटेस होते हैं इस नॉवल के अंदर। और उसके बाद एक बहुत ही कमाल की एग्जांपल है, एक ना नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। उसके अंदर ना एक मेन विलन होता है जिसका नाम होता है काउंट ओलाफ। तो ये भी काउंट की एग्जांपल है। तो मैं आपको ना लिटरली अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा फनी है। मैंने इसका सीजन 1 देखा है, वैसे सीजन 2 भी है, तो जरूर देखना ये। उसके बाद रोमियो एंड जूलियट प्ले शेक्सपियर का, उसके अंदर काउंट पेरिस जो होता है वो भी इसकी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं अर्ल। अर्ल जो है ना, ये शेक्सपियर के 2 प्लेस के अंदर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक तो किंग लियर, उसके अंदर एक होता है अर्ल ऑफ कैंट, ये किंग लियर का सर्वेंट होता है। उसके बाद है हेनरी 6 पार्ट 1, उसके अंदर होता है अर्ल ऑफ सफल्क, ये भी प्ले के अंदर एक नोबलमैन होता है। उसके बाद हमारे पास है वाइकाउंट्स एंड वाइकाउंटेसेस। इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक फ्रेंचाइज है, मूवी है द विचर। उसके अंदर जो मेन हीरो होता है ना, उसके साथ एक उसका दोस्त होता है। तो वो जो कैरेक्टर होता है ना, उसके पास जो टाइटल होता है वो यही टाइटल होता है, वाइकाउंट। वाइकाउंट जूलियन एल्फ्रेड, ये उसका मतलब पूरा टाइटल होता है। ये एग्जाम्पल है वाइकाउंट की। उसके बाद है बैरन एंड बैरनेसेस। इसकी तो बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने पढ़ा है रेप ऑफ लॉक। उसके अंदर जो मेन विलन कैरेक्टर होता है जो कि अराबेला फर्मर की लॉक होती है उसको काटता है, उसका नाम होता है द बैरन। तो ये तो मैंने आपको वही 5 टाइटल जो थे एग्जांपल के साथ बता दिए। अब हम जो बाकी रह गए हैं उनको देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है बैरन एंड बैरोनेटेसेस। ये मैंने आपको बताया कि जेम्स वान ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फंड इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो बैरोनेट और बैरोनेटेसेस है ना, इनकी वैसे एग्जांपल्स तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ नीचे ना यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख लेना। काफी ऐसे वर्क्स है जिनसे आपको एग्जांपल मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं उन वर्क्स के साथ इतना फेमिलियर नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स को इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद हमारे पास है लॉर्ड्स एंड लेडीज। अगर आपने मैकबेथ प्ले पढ़ा है तो उसके अंदर जो बैंक्वे का कैरेक्टर है वो भी एक बैरोनेट होता है, यानी एक जनरल होता है जो कि मैकबेथ का साथी होता है शुरू में। तो मैकबेथ प्ले के अंदर भी हमारे पास एग्जांपल्स है, लेडी मैकबेथ और लेडी मैकडफ और लॉर्ड मैकडफ। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि एक नॉवल है, उसके अंदर कैरेक्टर होता है लेडी कैथरीन डिबॉर्ज। ये सर ल्यूइस डिबॉक की ना विडो होती है। उसके बाद एक फ्रेंचाइज है श्रेक। श्रेक मूवी जो है उसके अंदर जो मेन विलन होता है या फिर ड्यूलक नाम की जगह का रूलर होता है, वो भी इसकी एक एग्जांपल है इस टाइटल की, और उसका नाम होता है लॉर्ड फेरक्वेड। उसके बाद हमारे पास है नाइट्स एंड डेम्स। अब नाइट का तो आपको पता ही होगा कि एक ऐसा आदमी जिसको स्टेट के हेड की तरफ से मोनार्क की खिदमत करने के लिए नाइटहुड का टाइटल मिला होता है। लेकिन डेम क्या होता है? तो डेम जो होता है ना, वो नाइट के इक्वल फीमेल वर्जन है, यानी मेल के लिए नाइट और फीमेल के लिए डेम। तो इसकी अगर एग्जाम्पल दूं तो 12th नाइट के अंदर आपने देखा होगा सर एंड्रयू ऑक्चेक और सर टूबे बेल्च, ये दोनों नाइट होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अगला जो टाइटल है वो है सामुराई। सामुराई जो है ये आपको जापानीज लिटरेचर के अंदर मिलेगा, और ये ना जापान का मिलिट्री नोबल्स में ना हेरिडिटरी रैंक है जो कि लेट 20th सेंचुरी से शुरू हुआ था और 1870 में ना मीजी इरा में आकर खत्म हो गया था। इसकी भी एग्जांपल्स आप उस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एस्क्वायर या फिर स्क्वायर। ये तो मतलब आपको इसका तो पहले ही पता होगा, ये नाइट का जो फ्लैग होल्डर होता है या जो नाइट के अंडर काम करता है नाइट बनने के लिए, उसको कहते हैं स्क्वायर। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक नॉवल है हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, जिसको हम टॉम जोन्स भी कहते हैं। उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है स्क्वायर एल्वर्दी। उसके अलावा कैंटरबरी टेल्स के अंदर भी एक स्क्वायर का कैरेक्टर होता है। और एंड में हमारे पास है जेंट्री। ये ना सोसाइटी के वो अमीर लोग होते हैं जिनके पास कोई टाइटल तो नहीं होता और ना ही ये नोबल होते हैं, लेकिन फिर भी ये एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये आपको एक मूवी है द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। उसके अंदर एक कैप्टन हैडोक होता है, वो इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा हैरी पॉटर जो सीरीज है उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर हैरी पॉटर होता है
वो भी जेंट्री की एग्जाम्पल है। तो आई होप सो कि ये सारे रैंक्स और टाइटल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी में कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।